Hi class, welcome to another session of Profit and Gains from Business and Profession। आज की क्लास में साहब हम लोग सीखेंगे डेप्रिसिएशन सेक्शन 32। आज की क्लास में साहब हम सीखेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन, सम पॉइंट्स अबाउट डेप्रिसिएशन एंड व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द डेप्रिसिएशन। तो आइए साहब शुरू करते हैं। व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या साहब? तो अगर आपने एक एसेट खरीदा है, सपोजिंगली आपने एक मशीनरी खरीदी है, राइट, से 10,000, 10 लाख रुपए की, 1 2 3 4 5 6, 10 लाख रुपए की। अब ये जो मशीनरी आपने आज खरीदी, उसको आप यूज करोगे। अब जब यूज करोगे तो उसमें वेयर एंड टेयर होगा। उसकी जो लाइफ ऑफ दैट एसेट है, वेयर एंड टेयर के चक्कर में वो कम होती जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर आप, जैसे आपने आज 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, वो मशीनरी अगले दिन भी 10 लाख रुपए की रहेगी। हो सकता है कि वो मशीनरी एकदम डिमिनिश हो जाए। हम जब गाड़ी खरीदते हैं, जैसे शोरूम से गाड़ी बाहर आई उसकी वैल्यू गिर गई, भाई सेकंड हैंड हो जाती है ना। अब मशीनरी आपकी 10 लाख रुपए की है, आपने मशीनरी यूज में डाली, उसका हर एक कल पुर्जा जो पार्ट है वो चल रहा है और वो धीरे धीरे घिस रहा है। अल्टीमेटली वो कभी ना कभी तो खत्म होगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग, हर साल मशीनरी की वैल्यू हम डिक्रीज करते रहते हैं। ये हमने 11 12 में भी सीखा था। मशीनरी का डेप्रिसिएशन, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन एंड डब्ल्यूडीवी हम सीख चुके हैं। तो जस्ट जिस जिनको डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं पता, उनको मैं बता रहा हूं। तो मशीनरी जैसे आपने 10 लाख रुपए की खरीदी, उसका वैल्यू डिमिनिश होती रहती है। तो जो डिमिनिशिंग मतलब जो डिमिनिशन होता है वैल्यू का, उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो मीनिंग क्या है साहब? डेप्रिसिएशन इज द डिमिनिशन और एग्जॉशन इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स क्या हो सकते हैं साहब, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जो इस 10 लाख की वैल्यू जैसे जैसे गिरती जाती है, तो वैसे वैसे हम लोग उसकी वैल्यू जो डिक्रीज हुआ, उस डिक्रीज को हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो सपोजिंगली आपने 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2000 एक्स को आपने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की। अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये मशीनरी 10 साल चलेगी, राइट। 10 साल चलेगी तो हर साल आपकी कुछ 10,000 रुपए की आपकी डिमिनिशिंग होगी वैल्यू। तो 31 मार्च 2000 एक्स पे आपकी जो मशीनरी होगी वो 10,000 रुपए से गिर जाएगी। ये 10,000 मैंने माइनस कर दिया। अब आपकी वैल्यू ऑफ मशीनरी क्या होगी? 90,000 की। तो ये जो 90,000 है, ये आपका यो बुक वैल्यू हो जाती है। बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च। और ये जो 10,000 है, ये आपकी डेप्रिसिएशन कहलाता है, राइट। ओके। कुछ पॉइंट्स पहले नोट कर लेते हैं साहब। अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज रेगुलेटेड बाय रूल 5। ये हमको बताता है कि डेप्रिसिएशन किस तरीके से चार्ज होगा। डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने बोला था, इनकम टैक्स रूल्स जो है वो इनकम टैक्स एक्ट को रेगुलेट करते हैं। मेरी फर्स्ट वीडियो आप देखिएगा, तो उसमें इनकम टैक्स के बारे में जब मैंने समझाया था, तो मैंने बोला था इनकम टैक्स रूल्स आर द रूल्स दैट गवर्न द इनकम टैक्स एक्ट। सो डेप्रिसिएशन जो सेक्शन 32 है, दैट इज रेगुलेटेड बाय रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स। इट गिव्स यू बेसिकली द रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन। हम लोग जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन यहां पे लगाते हैं, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। मतलब आपका इस साल 10,000 रुपए आपने, सपोजिंगली इनकम टैक्स बोलता है आपको हर साल 10% का डेप्रिसिएशन लेना है। तो आपने इस साल 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लिया, फिर अगले साल आप 9,000 का डेप्रिसिएशन लोगे।
किसके ऊपर में, इसके, इस 90,000 के ऊपर में। फिर ये आपकी 81,000 हो जाएगी। और फिर उसके बाद आपका अगले साल आप 8,100 रुपये लोगे। तो आपकी जो बुक वैल्यू है, क्लोजिंग बुक वैल्यू है, वो अगले साल की आपकी ओपनिंग बुक वैल्यू हो गई। उसी के ऊपर में आपने डेप्रिसिएशन ये 10% चार्ज करते रहना है। दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। Explanation 5 of section 32 explains that the deduction allowance, मतलब जो आपको इस 10,000 रुपए का आपको बिजनेस इनकम से सेट ऑफ मिलता है, इस 9,000 रुपए का आपको बिजनेस इनकम से सेट ऑफ मिलता है, इस 8100 का आपको बिजनेस इनकम से सेट ऑफ मिलता है, वो इट इज अ कंपल्सरी डिडक्शन। मतलब आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, भले ही आपने क्लेम कर रखा हो चाहे ना कर रखा हो। ठीक है। तो डिडक्शन अलाउंस इज अ कंपल्सरी डिडक्शन एंड नीड्स टू बी डिडक्टेड फ्रॉम बिजनेस इनकम वेदर और नॉट क्लेम्ड बाय द असेसी। तो असेसी ने अगर क्लेम नहीं किया, गलती से नहीं किया, तब भी उसको डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। कंडीशंस फॉर डिडक्शन आपके सामने ये रहे। क्या है कंडीशन फॉर डिडक्शन? कैटेगरी ऑफ एसेट्स ऑन विच डेप्रिसिएशन कैन बी क्लेम्ड। क्या क्या कैटेगरी है? बिल्डिंग्स हैं, मशीनरी है, प्लांट है, फर्नीचर है, और ये जो बिंग टैंजिबल एसेट्स जो हमारे हैं, टैंजिबल एसेट्स विच कैन बी टच्ड, फील, सीन, दोज एसेट्स, इनके ऊपर में आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। अभी हम इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। नो हाउ, मतलब कोई ऐसी चीज आपकी यूनिक नो हाउ है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, ट्रेडमार्क्स है, लाइसेंसेस है, फ्रेंचाइजी है। आपको आपको ऐसा लाइसेंस मिल गया कि आप ही उस एरिया के अंदर में काम कर सकते हो, एग्जांपल के तौर से। ठीक है। और बिजनेस और कमर्शियल राइट्स, आपको अब माइनिंग के राइट्स मिल गए। ऑफ सिमिलर नेचर, बीइंग इनटेंजिबल एसेट्स। सो assets are of two kinds: tangible assets and intangible assets acquired on or after 1st day of April, यानी कि 1st April 1998 के बाद से, not being goodwill of a business or profession। ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ एनी अदर एसेट मेंशन अबव इज नॉट अलाउड। इसके अलावा कोई भी कैपिटल एसेट हो आपका, नॉट अलाउड। No depreciation is allowed on land on which the building is erected। तो आपका जो है साहब, डेप्रिसिएशन जो है वो बिल्डिंग के ऊपर में ही है। सो सपोजिंगली मेरे पास एक लैंड थी, ये मेरी लैंड है, इसके ऊपर में मैंने बिल्डिंग खड़ी करी। मैंने ये यहाँ पे इटली के अंदर में कौन सा टावर है, लीनिंग टावर ऑफ, तो वो नहीं बनाया मैंने। इट इज जस्ट अ बिल्डिंग। सो ये आपने बिल्डिंग खड़ी कर ली यहां पे। इस बिल्डिंग के ऊपर ही आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं मिल सकता। भाई लैंड के ऊपर में डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल सकता? भाई लैंड तो वही है, लैंड की कौन सी वैल्यू डेप्रिसिएट होती है? लैंड को थोड़ा कोई कमती बढ़ती होता रहेगा, राइट? बिल्डिंग जो है वो गिरने की उसमें होती है, उसका सीमेंट निकल जाता है, उसको रिपेयर की जरूरत होती है, उसमें सरिया लगता है, सरिया जंग खा सकता है। अब भाई शाहरुख खान का तो ऐड करते नहीं है, बट ठीक है, अलग अलग तरह से हम मटेरियल यूज करते हैं। कोई 10 साल चलता है, कोई 100 साल चलता है, कोई 200 साल चलती है। तो बिल्डिंग्स के ऊपर में भी डेप्रिसिएशन लगता है, मगर जिस लैंड के ऊपर में खड़ी है बिल्डिंग, उस लैंड का डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है। प्लांट, अब प्लांट क्या है? प्लांट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 43। इट इंक्लूड्स शिप्स, बुक्स, व्हीकल्स, साइंटिफिक apparatus, सर्जिकल इक्विपमेंट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, बट डज नॉट इंक्लूड क्या? टी बुशेस, टी गार्डन्स के अंदर में लाइव स्टॉक, गाय भैंस बकरी, और बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो बिल्डिंग फर्नीचर तो हमने अलग से ले लिया, इसलिए प्लांट में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है। प्लांट में क्या इंक्लूड होगा? शिप्स इंक्लूड होंगी, बुक्स होंगी, व्हीकल्स होंगी, साइंटिफिक apparatus होगा, सर्जिकल इक्विपमेंट्स होंगे, बड़े बड़े जो सर्जिकल इक्विपमेंट्स आप ऑपरेशन थिएटर में देखते हैं, दैट अ प्लांट। ठीक है। बॉयलर्स, ये सब चीजें प्लांट में आती है।
राइट, इट डज नॉट इंक्लूड एनिमल। सो भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी, ये सब चीजें आपकी इंक्लूड नहीं होती। कुत्ता आजकल तो बड़ा चल रहा है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है, गधा, वो भी इसमें नहीं आता। ह्यूमन बॉडी, भाई साहब स्लेवरी का जमाना गया, ठीक है। आप पता लगे किडनी निकाल करके उसको बोलो भाई साहब किडनी नहीं बिकी तो डेप्रिशिएट हो गई, नहीं भाई। ह्यूमन बॉडी इज नॉट प्लांट। स्टॉक इन ट्रेड ऑब्वियसली मेरे वो रेगुलर सेल के लिए एसेट, एसेट तो है, बट देन दैट्स अ करंट एसेट। इट्स नाइदर tangible nor intangible, right? Hence it is all goods and belongings, whether movable or not, that a businessman keeps with some degree of durability। मतलब यूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा भी, थोड़ा भी और यूज हो रहा है। whether the plant or machinery or building, it shall include any part। तो एनी पार्ट ऑफ सच tangible asset। एक मशीनरी है, ये मेरी मशीनरी है, इतनी बड़ी है, इसके चार पार्ट्स में आई है, तो मैं चार पार्ट्स को अलग अलग मशीनरी भी ट्रीट कर सकता हूं। तो मशीनरी इंक्लूड्स एनी, प्लांट एंड मशीनरी इंक्लूड्स होल प्लांट एंड मशीनरी और पार्ट ऑफ दैट प्लांट एंड मशीनरी। कोई ऐसा पार्ट है जिसके बगैर प्लांट चल ही नहीं सकता, कोई ऐसा पार्ट है जिसके बगैर में मशीनरी चल नहीं सकती। तो अब वो पार्ट भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। टर्म बिल्डिंग इंक्लूड्स रोड्स, ब्रिजेस, डक्ट्स एंड ट्यूबवेल्स, ठीक है, जो इसके पार्ट होते हैं। तो आपने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाया, उसका जो रोड है वो भी इंक्लूड हो गया, वहां पे ब्रिज बना दिया जी, ब्रिज भी इंक्लूड हो गया। वो जो एक अच्छी सी हमने तालाब बनाया, तालाब के ऊपर में एक रोमांटिक सा ब्रिज बनाया, तो वो भी इंक्लूड हो गया, राइट। यूसेज ऑफ एसेट, अब जो एसेट जो यूज होना चाहिए वो आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। द एसेट शुड बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ओनली एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जिस साल में आप टैक्स दे रहे हैं उस साल में वो एसेट आपके बिजनेस पर्पस के लिए यूज होना चाहिए, पीरियड, खत्म। द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज प्रोपोर्शनेटली टू द पीरियड ऑफ यूज। अब इसका क्या मतलब हुआ साहब? हम लोग जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, हम लोग क्या करते थे, मैंने 1/10 को, 10/2023 को मैंने एक एसेट खरीदा से 12,000 रुपए का। अब हम लोग क्या करते थे, 31 मार्च अकाउंटिंग के लिए, 31 मार्च 2024 को हम क्या करते थे, अगर सपोजिंगली इसका 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हम 1200 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना दिन, अक्टूबर के 31 डेज हो गए, नवंबर के 61, दिसंबर के 92 डेज, जनवरी के 123, फरवरी के 28 हो गए आपके 152, 152 प्लस 1 160, 152 प्लस 31 183। मेरे मैथ्स को थोड़ा सा आप इग्नोर करिएगा, 183 डेज हो गए। 183 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज करके हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेते थे। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे सिंपल सिंपल बोलता है, 1 अप्रैल 2000, जो भी पीरियड है, सपोज 23 से 31 मार्च 2024 का पीरियड पकड़ो, पकड़ लिया जी। अगर इस पीरियड यहां से लेकर के और 180 दिन के कम होता है वो एसेट पुट टू यूज में, मतलब जो एसेट है वो 180 दिन से कम में खरीदा गया, आपने सपोजिंगली इसके हिसाब से आपने 4 अक्टूबर को एसेट खरीदा, तो 4 अक्टूबर, सॉरी 14 अक्टूबर को एसेट खरीदा, तो 14 अक्टूबर से लेकर के और 31 मार्च तक अगर वो 121 दिन, 180 दिन से ज्यादा होते हैं, तो भाई पूरा 10% डिडक्शन लगेगा, नहीं तो आधा लगेगा, 5% लगेगा पीरियड। वो नंबर ऑफ डेज कैलकुलेशन के अंदर में इनकम टैक्स जाना नहीं चाहता। बोला भैया सीधा सीधा बात है, 6 महीना, 6 महीने तो वो हम लोग बोलते हैं 180 दिन को, बट 180 दिन पर्टिकुलरली एक 1 अप्रैल से सपोजली 2 या 3 अक्टूबर तक 180 दिन होते हैं। तो उस दिन तक अगर आपका एसेट परचेज हो गया तो आप पूरा पूरा डेप्रिसिएशन लगाइए, अगर नहीं हुआ तो आप आधा डेप्रिसिएशन लगाइए, तो 10% का आपको 5% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा।
इन सब्सिक्वेंट पीरियड, मतलब 1 अप्रैल 2024 ऑनवर्ड्स, आप वो पूरा पूरा 10% लगाएंगे, क्योंकि वो आपके सारा साल आपके पास वो एसेट था, दैट वाज पुट इनटू यूज, राइट? सो क्या बोलता है प्रोपोर्शनलिटी? इन द केस द एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days, सो एसेट इज यूज्ड फॉर लेस देन 180 days, तो आपका 50% ऑफ द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द एक्ट लगेगा एज डेप्रिसिएशन, नहीं तो पूरा लगेगा। दिस रिस्ट्रिक्शन इज ओनली दिस रिस्ट्रिक्शन ओनली टू द ईयर व्हेन द एसेट वाज फर्स्ट पुट टू यूज। पहले साल में ही ये एप्लीकेबिलिटी होती है, उसके बाद आपका सारे जितने भी साल तक एसेट रहेगा तब तक आप उसे पूरा पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहिए। In the subsequent period, the full rate of depreciation is charged on the assets written down value. तो मैंने जैसे आपको बोला, हम WDV मेथड फॉलो करते हैं, रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, तो आपको अगले साल से पूरा 10% आप चार्ज करेंगे। सेक्शन 38 क्या कहता है साहब? एसेट नॉट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन ऑफ द एसएससी, डेप्रिसिएशन अलाउड would be in proportionate part of the depreciation allowance to which the SSC would otherwise be entitled। मतलब मेरी ये बिल्डिंग है साहब, ठीक है, अब बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना, यहां पे मैंने घर ले रखा हुआ, घर बना रखा हुआ है, और ये 2 फ्लोर हैं ऐसे जो मैं बिजनेस के लिए यूज करता हूं। तो मेरी पूरी डेप्रिसिएशन का, सपोजली 30,000 की डेप्रिसिएशन मेरी साल की होती है, तो मैं इस 10,000 के ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ 20,000 तक का ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगा। तो ये सेक्शन 38 बोल रहा है, राइट? Depreciation will be charged on the asset that is being used by another person but owned by the assessee। अब इसका क्या मतलब हुआ साहब? आपने, आपका काम है रेंट के ऊपर में प्रॉपर्टी देना या लीज के ऊपर में आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, सपोजिंगली आपका मॉल है, ठीक है, एक आपने मॉल रखा हुआ है, उसमें बहुत सारी शॉप्स, आपने ये लाइसेंसेस पे दे रखी हुई है, लीज पे दे रखी हुई है शॉप्स, यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे शॉप्स हैं। ये शॉप्स तो भाई वो बंदा यूज कर रहा है, रेंट दे रहा है इसके ऊपर में, बट है तो ये बिल्डिंग, इसके ऊपर में डेप्रिसिएशन तो लगेगा, बट डेप्रिसिएशन का बेनिफिट कौन उठाएगा? डेप्रिसिएशन का बेनिफिट इस मॉल का ओनर उठाएगा, ये लोग शॉप ओनर्स नहीं उठाएंगे। मगर अगर शॉप ओनर्स ने कुछ काम कर रखा है उसके अंदर में, तो वो उस काम तक का वो डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, ठीक है? यूजेज मींस रेडी फॉर यूज, मतलब जो एसेट रेडी फॉर यूज है, भले ही मैंने उसको प्रोडक्शन में डाला कि नहीं डाला, मगर वो रेडी है, तैयार है, कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसका मतलब हो गया यूसेज। तो एनी एसेट दैट इज, यू हैव बॉट दैट एसेट, you have kept that in your premises or at a place where you want to keep the asset, and it is ready to be used, whether you are using it or not does not really matter. The various court rulings have upheld that the asset will be said to be put into use even when it is kept ready for use। एग्जाम्पल, फायर एक्सटिंग्विशर, जब आग लगेगी तभी तो यूज करोगे भाई, तो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ठीक है? Any asset, whether used actively or passively, should be used for business purpose only। अगर आप जैसे भी आप एसेट रखे हुए, वेदर इट इज रेडी टू बी यूज और वेदर इट इज इन यूज, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका तभी चार्ज होगा जब आप उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो। घर के लिए आपने फायर एक्सटिंग्विशर ला के रखा हुआ, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा। एसेट मस्ट बी होली और पार्टली ओन्ड बाय दिस थिंग। In case of a building, the assessee must own the superstructure and not necessarily the land on which the building is constructed। In such a case, the assessee should be a lessee of the land on which the building stands, and the lease deed must provide that the building which belongs to the lessor of the land upon the expiry of the period of lease, thus no depreciation will be allowed to the assessee in respect of which he does not own। कहने का भाव साहब, आपने एसेट ले रखा हुआ है, एक बिल्डिंग लीज के ऊपर में बनाई, आपने सब कुछ आपने किया, लैंड का लीज पे लिया आपने, उसको बिल्डिंग बनाई, आपको उसके ऊपर में मिल जाएगा
ठीक है, बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, द लीजी, आपको वो डेप्शन मिलेगा, लीज लेसर को नहीं मिलेगा, जिसका ये लैंड ओनर है उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डिंग आपने बनाई है, यूज आप कर रहे हो। ठीक है, मगर एट द एक्सपायरी ऑफ लीज आप ये बिल्डिंग उसको दे दोगे, ऐसा कंडीशंस होता है। ठीक है, दस नो डेप्शन विल बी अलाउड टू एन एसएससी इन रिस्पेक्ट ऑफ एसेट्स विच ही डज नॉट ओन बट ओनली यूजेस और हायर्स फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी कि ये यहां पे अगर मैं बोलूं तो ये शॉप ओनर्स जो हैं उनको डेप्रिसिएशन अपनी शॉप्स पे नहीं मिलेगा, मगर अगर उन्होंने कोई काम करा रखा है तो explanation one, where the business of profession of the SSC is carried on a building not owned by him, but in respect of which the SSC holds a lease or right of occupancy, any capital expenditure, कोई भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी स्ट्रक्चर और डूइंग एनी रेनोवेशन एक्सटेंशन इंप्रूवमेंट ऑफ बिल्डिंग, देन डेप्रिसिएशन इज अलाउड ऑन दैट पोर्शन ओनली। तो आपने एक दुकान ली साहब, वहां पे आपने रैक्स लगाए, वहां पे आपने शेल्फ्स लगाए, वहां पे आपने बढ़िया तरीके से वो स्टिकर लगाए कि भैया आइए आइए आइए, सेल 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 का बोर्ड लगाया, तो ये सब आपके कैपिटल एसेट्स है। भले ही आपने दुकान किराए पे ले रखी है कि दुकान के ऊपर में आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिल रहा, बट आपको जो चीजें आपने लगाई हैं वो आपको डेप्रिसिएशन उसके ऊपर में मिल रहा है। राइट, तो ये थे हमारे कंडीशंस। आज की क्लास साहब यहीं तक, अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी विथ फर्दर provisions on depreciation. Till then, please do like, share, and subscribe my channel. Thank you and have a nice day ahead. Bye bye.